तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के इस चैनल में। तो भाई आज अपन पढ़ेंगे संक्षेपण। तो संक्षेपण किसे कहते हैं? तो संक्षेपण किसी विस्तृत लिखित सामग्री से अप्रासंगिक, असंबद्ध एवं अनावश्यक बातों को निकाल कर उसके मूल तथ्यों को प्रवाहपूर्ण, सुसंबद्ध एवं संक्षिप्त रूप में लिखने की क्रिया को संक्षेपण अथवा संक्षिप्तीकरण कहते हैं। तो संक्षेपण है क्या? तो संक्षेपण जो है गागर में सागर भरने की एक प्रवृत्ति है ना। तो संक्षेपण गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति का परिचायक है। मूल तथ्यों को यानी मूल तथ्यों का संक्षिप्त में स्पष्ट उल्लेख होने के कारण संक्षेपण एक स्वतःपूर्ण रचना होती है। कम शब्दों में अधिक भाव या विचार व्यक्त करना एक उत्कृष्ट कला है। यह हमारी सुसंगत कला, चेतना और बौद्धिकता की कसौटी भी है। तो भाई संक्षेपण अलग होता है, सारांश अलग होता है और भावार्थ अलग होता है, लेकिन वे लिखे सब बराबर जाते हैं। तो भाई अपन देखें संक्षेपण क्या है, सारांश क्या है, भावार्थ क्या है। तो सबसे पहले अपन इनमें अंतर समझ लेते हैं। तो संक्षेपण की भांति सारांश और भावार्थ भी संक्षिप्त या संक्षेपीकृत रचनाएं मानी जाती हैं। अतः इनके अंतर को समझना अति आवश्यक है ना, कि वह संक्षेपण क्या है, सारांश क्या है, भावार्थ क्या है। तो भाई ये भी कैसी हैं? ये भी संक्षेपीकृत रचनाएं मानी जाती हैं। तो इसके अंतर को समझना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले अपन देखें संक्षेपण। तो संक्षेपण एक समग्र भाव से पूर्ण अवतरण पुनः सर्जन है। उसमें मूल अवतरण की सभी आवश्यक बातें को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्रमबद्धता, स्पष्टता, प्रवाह होना आवश्यक है। इसका आकार मूल अवतरण का 1/3 भाग होता है। यह एक प्रकार से मूल रचना का पुनः सर्जन माना जाता है। यानी इस प्रकार हमने पूरी थ्योरी को देखा तो उसको है ना 1/3 भाग में लिखना ही संक्षेपण माना जाता है। तो संक्षिप्तीकरण की रचना द्वारा मुख्य तथ्यों की स्पष्ट अभिव्यक्ति होने से मूल सामग्री को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो भाई सारांश मूल अवतरण की सभी आवश्यक बातों को संक्षेप में लिखा जाता है। उसमें क्रमबद्धता अनपेक्षित है। उसका आकार मूल के 1/10 के लगभग ही होता है। यानी संक्षेपण में 1/3, सारांश में 1/10 भाग लिखा जाता है। अब भाई भावार्थ देख लें। तो भावार्थ क्या होता है? तो भावार्थ में भी भावों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। उसके लिए 1/3 अथवा उससे कम ज़्यादा होने का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। संक्षेपण में मूल अवतरण की मुख्य भावों को ही स्थान दिया जाता है, जबकि भावार्थ में मूल भावों को साथ साथ गौण भावों को भी स्थान मिल जाता है। जैसा संक्षेपण है वैसा ही भावार्थ होता है। ठीक है, भावार्थ में भी 1/3 भाग लिखा जाता है। तो अतः स्पष्ट है कि संक्षेपण सारांश और भावार्थ के समान संक्षिप्त रचना होने पर भी अपना स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व रखता है। संक्षेपण के संबंध में आवश्यक बातें। संक्षेपण करते समय निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यानी जब भी हम संक्षेपण करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये रही आपके सामने वही कुछ बातें। तो वही संक्षेपण लिखते समय या करते समय हमें इन बातों का ध्यान
रखेंगे। तो पहली बात है, मूल अवतरण को कम से कम 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके केंद्रीय भाव का पता लगाना चाहिए। दूसरा, मूल अवतरण के सभी आवश्यक शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यांशों को रेखांकित कर देना चाहिए। तीसरी है, अपनी तरह से किसी प्रकार की टीका टिप्पणी कहना अथवा अपना मत प्रकट करना सर्वथा वर्जित है। चौथा, संक्षेपण में विषय प्रवाह और क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। यानी ये बातें तो हैं, कुछ और बातें भी हैं। यानी हम कुछ शब्द पढ़ते हैं तो उन शब्दों को हम क्या कर लें, रेखांकित कर लें। तो रेखांकित के शब्दों के आधार पर एक बार संक्षेपण की प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करना चाहिए। फिर उसके आवश्यक संशोधन करके संक्षेपण को मूल के 1/3 के बराबर करना चाहिए। छठवां आता है, संक्षेपण भाषा सरल, शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे हों, जहाँ तक संभव हो उसकी मूल जहाँ तक संभव हो सके मूल शब्दों के बदले दूसरे शब्दों को ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। मूल अवतरण के उन शब्दों को अवश्य लेना चाहिए जो अर्थ व्यंजना में सहायक होते हैं। तो भाई और देखें, कुछ बिंदु और हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो 7वां बिंदु आता है, मूल अवतरण में आने वाले कथन को संक्षेपण में परोक्ष कथन बनाकर ही लिखना चाहिए। 8वां आता है, संक्षेपण करता सारग्राही हो और पुनरुक्ति से बचे, यानी कोई भी शब्द हम बार बार नहीं आना चाहिए, है ना। 9वां आता है, यदि किसी मूल अवतरण के शब्दों की संख्या दी गई हो तो संक्षेपणकर्ता को अपने संक्षेपण की शब्द रचना शब्द संख्या लिख देनी चाहिए। 10वां आता है, केंद्रीय भाव के आधार पर उपयुक्त शीर्षक दिया जाए। इसमें शीर्षक संक्षिप्त, तथ्यपूर्ण और आकर्षक एवं समग्र भाव को अपने में समेट लेने वाला होना चाहिए। यानी समग्र भाव को अपने में समेट लेने वाला होना चाहिए। तो अपन इसका उदाहरण देखते हैं, है ना। ये उदाहरण देखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। तो उदाहरण लिखा हुआ है, प्रतिवर्ष श्रावण की पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन तथा सूर्य और चंद्रग्रहण के दिन महालय में भारी मेला लगता है, जिसमें हिमालय के उसी पार से लेकर तथा लंका तक के यात्री वहां आते हैं। इन मेलों में 5 से 7 लाख तक यात्री एकत्र हो जाते हैं। इन महोत्सव में पट्टन के 100,000 एक क्षण को भी विश्राम नहीं पाते हैं। दूर दूर के राजा महाराजा अपना अपना लाव लश्कर लेकर लंबी लंबी मंजिलें काटते हुए तथा मार्ग के कठिन परिश्रम को सहन करते हुए प्रभात पट्टन आकर महालय की छाया में पहुँचते तो अपने जीवन को धन्य मानते थे। भारत खंड भर में यह विश्वास था कि भगवान सोमनाथ के दर्शन किए बिना मनुष्य जीवन ही निरर्थक है। अनेक मुकुटधारी राजा और श्रीमान अपनी अपनी मान्यता पूरी करने को सैकड़ों मील चलकर आते थे। इन सब कारणों से उन दिनों नगर भारत भर में व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। माल व हिमालय, अरब, ईरान और अफगानिस्तान की व्यापारी तथा बंजारे कीमती माल लेकर इन मेलों के अवसरों पर आकर अच्छी कमाई कर लेते थे और अच्छी कमाई कर ले जाते थे। पट्टन के बाजार उन देशों की हल्की भारी कीमत की सामग्री से भरे रहते थे। तो यह रहा भाई लगभग 200 शब्दों का अपना
संक्षेपण का उदाहरण। तो ये संक्षेपण इसमें से कैसे लिखेंगे, तो अब इसमें से संक्षेपण लिखने का तरीका देखते हैं। तो अभी अपन ने कुछ उदाहरण के द्वारा क्या देखा, अपने नियम देखा, सूत्र देखा कि संक्षेपण लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अपन अब देखते हैं संक्षेपण लिख करेंगे इसका सार क्या है ना। तो सार देखें, तो ये तो रहा संक्षेपण का उदाहरण। तब संक्षेपण तो ये रहा उपर्युक्त शीर्षक। तो शीर्षक क्या है संक्षेपण का, महालय का मेला। तो संक्षेपण लिखना, तो भाई इसका संक्षेपण है प्रभात पट्टन स्थित सोमनाथ के दर्शनार्थ प्रति वर्ष श्रावणी शिवरात्रि और ग्रहणों के पर्वों पर मेले लगते थे, जिनमें देश विदेशों के राजा, रंक और व्यापारी पैदल चल कर एकत्रित होते थे। प्रत्येक मेले की जनसंख्या 5 से 7 लाख तक हो जाती थी। लोगों में भगवान सोमनाथ के लिए अपार श्रद्धा थी। देश देशांतर की बहुमूल्य वस्तुओं की बिक्री होने के कारण पट्टन नगर व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। तो यह रहा भाई आपका संक्षेपण, जो भाई है ना 50 से 60 शब्दों में लिखा गया है। तो इस प्रकार संक्षेपण लिखा जाता है। तो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यदि समझ में आया तो इसको भाई आप फेयर कॉपी में कंप्लीट करें। तो भाई आज के लिए इतना ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।